बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हम अपने एफआर के इस लेक्चर की फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स से क्या क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे हम। एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसकी बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर आगाज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट का कि उन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अगर एबनॉर्मली उनको ख़त्म कर दिया जाए, नॉर्मल तरीके से एंड ना किया जाए, एबनॉर्मली ख़त्म कर दिया जाए, तो किस तरीके से अकाउंट फॉर किया जाता है। इसके कुछ सिनेरियोज हम इस टाइम इस क्लास के अंदर करेंगे और कुछ सिनेरियोज हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है जी। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पास्ट में ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, ठीक है, मुतअद्दिद बार एग्जामिन हो चुका है। टुगेदर विद इट्स डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस भी ये एग्जामिन हो चुका है। इसकी डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशंस भी हम इंशाल्लाह आने वाले एक लेक्चर में डेफर्ड टैक्स के साथ करेंगे। तो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आगे भी आने वाले अरसे में एग्जामिन हो सकता है, स्पेशली एबनॉर्मल कन्वर्जन जो है इसकी वो फर्दर एग्जामिन हो सकती है। तो आइए जी इसको आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक्स, और बेसिक्स देखने के बाद इंशाल्लाह ताला हम पहुंचते हैं एबनॉर्मल एंड की जानिब। सो आइए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक्स। अच्छा जी। अभी हम बात करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये IFRS 9 में नहीं है। अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं वो सारे कहाँ थे? IFRS 9 में। अब जो मैं दो टॉपिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ IS 32 से, ठीक है, IS 32 से। IS 32 भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ही स्टैंडर्ड समझ लें, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे स्टैंडर्ड है तफरीक का। तफरीक बिटवीन व्हाट? तफरीक बिटवीन लाइबिलिटी एंड इक्विटी। तो अगर आपको कभी भी ये बात समझ ना आ रही हो ना कि क्या ये चीज़ लाइबिलिटी है या इक्विटी है या दोनों का मिक्स है, तो आपने कौन सा स्टैंडर्ड रेफर करना है? IS 32। वेरी गुड। IS 32, ठीक है। IS 32 का सब्जेक्ट मैटर बुनियादी तौर पे ये है, ठीक। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये CTML वाला सवाल है जी। CTML, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू CTML फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, ठीक है। कहता है ऑन 1 जुलाई 2011 2 मिलियन कन्वर्टेबल 2 million convertible debentures of ₹100 each were issued. Each debenture is convertible into 25 ordinary shares of ₹10 each on 30th June 2014, or otherwise would be redeemed at par. मसला समझ आया आपको या नहीं? डिबेंचर इशू किए हमने। अगर हम डिबेंचर इशू करें तो वो क्या होता है हमारा? डिबेंचर इशूड हमारे लिए क्या होती है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। हाउएवर ये जो डिबेंचर्स हैं ये कन्वर्टेबल हैं, इनमें कन्वर्टेबिलिटी का फीचर है। कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, जिसमें यह है कि एक डिबेंचर जो है वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है? 25 शेयर्स में, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं करोगे तो फिर ये क्या होगा? रिडीम। और रिडीम किस वैल्यू पे होगा? एट पार। ऐसा है या नहीं? ये लिखा हुआ है। अब ये जो चॉइस है, ये कि कन्वर्ट करना है या रिडीम करना है, ये चॉइस किसके पास है? डिबेंचर होल्डर के पास है, दूसरी पार्टी के पास है, हमारे पास नहीं है ये चॉइस। ये चॉइस किसके पास है? ये डिबेंचर होल्डर के पास है, ये काउंटर पार्टी के पास है, ये चॉइस हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब ये डिटरमिन करना, अब फिर मेरा मेरा आपसे फिर सवाल है, आप मुझे बताइए ये डेट है या इक्विटी है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर तो ये डिबेंचर रिडीम होने हैं तो फिर तो ये डेट है, फिर तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फिर तो पैसे वापस करने हैं। लेकिन अगर पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और ये कन्वर्ट होने हैं इनटू इक्विटी, तो फिर तो ये रिजर्व्स हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि अगर आपको पैसे मिले हों जिसके अगेंस्ट आपने फ्यूचर में इक्विटी इशू करनी हो,
तो आप उसकी एंट्री करते हैं बैंक डेबिट रिजर्व्स क्रेडिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में या इक्विटी में। इसका जवाब जो स्टैंडर्ड ने दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टैंडर्ड कहता है यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, ठीक है, यानी कि हम अमाउंट लाइबिलिटी में क्रेडिट करेंगे। अच्छा, वजह इसके नीचे अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहती है? अगर एक चीज़ फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकती है और इक्विटी भी हो सकती है, तो प्रूडेंस क्या कहेगी? उसको कहाँ क्रेडिट करना चाहिए, कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? बोले लाइबिलिटी में, ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड कहता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी में। हाउएवर स्टैंडर्ड कहता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी में किस वैल्यू पे? एट फेयर वैल्यू ऑफ अ सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना कि अगर इसके अंदर इन्फ्लेशन लिंकेज का या इक्विटी लिंकेज का फीचर ना होता तो ये 100 रुपये का ना होता, ये 97 या 98 रुपये का होता। तो यहाँ स्टैंडर्ड क्या कहता है? कहता है कि अगर इसके अंदर ये कन्वर्टिबिलिटी का फीचर ना होता तो ये जो हमने इशू किया है, हमने कितने रुपए का इशू किया जी ये बॉन्ड्स? 100 रुपये के, ऐसे ही है ना। 2 मिलियन बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड कितने का है? 100 रुपये का। तो सवाल ये है कि क्या ये 100 रुपये के इशू हो सकते थे या नहीं? अगर इनके अंदर ये कन्वर्टिबिलिटी का फीचर ना होता तो क्या ये 100 रुपये पे इशू हो सकते थे या नहीं? अच्छा, इसका जवाब कहाँ से आएगा? इसका जवाब बड़ा सादा है, कोई मुश्किल नहीं है इसका जवाब बनाना। इसका जवाब मैंने आपको पहले भी बनाना बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। कभी भी अगर फेयर वैल्यू बनानी हो और सिमिलर मार्केट रेट दिया हो, सवाल को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं सवाल में क्या लिखा है। आगे पढ़ेंगे तो सवाल में लिखा है कि इस फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे जो आप रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं वो है 8% पर एनम, हाँ या ना? बोले। लेकिन साथ ये लिखा है कि इस तरह के ही अगर बॉन्ड हो लेकिन वो कन्वर्टेबल ना हो तो उन पे रेट क्या दिया जाता है? क्या लिखा है सवाल में? 11% पर एनम। तो जब सिमिलर मार्केट रेट दिया हो तो मैंने आपको सिखाया हुआ है फेयर वैल्यू कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जी फेयर वैल्यू अगर सिमिलर मार्केट रेट दिया हो? जल्दी से बताएं। प्रेजेंट वैल्यू करके, बेहतरीन। तो जल्दी से हम ईयर्स लगाते हैं, ठीक है। कितने ईयर्स हैं? 3 ईयर्स हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2011 को इशू हुआ है, 30 जून 2014 तक इसने मच्योर हो जाना है, ठीक है। सो 3 ईयर्स हैं, तो जल्दी से हम ईयर्स लगाते हैं। ईयर 1 2 3। कैश फ्लो बताएं कितनी होगी? कैश फ्लो होगी 2 मिलियन बॉन्ड्स इंटू 100 रुपये इंटू 8%, कितनी बनी? 16 मिलियन। अगले साल भी 16 मिलियन। आखिरी साल क्या बनी? 216 मिलियन। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमने कहा क्या है? हमने कहा इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंडरलाइन बेसिस क्या है? कि ये रिडीम होंगे पैसे, हाँ या ना? है ना। इनको डिस्काउंट करेंगे 1.111, 1.112, 1.113, क्या बनती है जी अमाउंट? 185, बस ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, इसी कैलकुलेशन को आप यूं भी कर सकते हो, ये भी मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है, कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो 3 साल है ना, व्हाट इफ वो 10 साल का बॉन्ड दे देता है, तो आप 10 साल तक तो नहीं लिख सकते ना, फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लिखना। तो आप इसे 1 2 3 की एक कैलकुलेशन कर लो और जो रिडेम्पशन है उसकी अलग कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट की अलग कैलकुलेशन हो जाएगी और रिडेम्पशन की अलग। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, एन्युटी का फॉर्मूला लग जाएगा 16 इंटू 1 - 1.11 रेज टू पर -3 ओवर 0.11, है ना। पहले भी सिखाया हुआ मैंने आपको, या नहीं? और रिडेम्पशन के ऊपर सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लग जाएगा 200 डिवाइड बाई 1.11 की पावर 3, है ना। इसका जवाब भी ऑब्वियसली 185 ही आएगा, सेम आंसर आएगा। चेक कर लें क्विकली। गुड। सो स्टैंडर्ड क्या कहता है? वो कहता है एट फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रूडेंस को मद्देनजर रखते हुए, प्रूडेंस को मद्देनजर रखते हुए,
स्टैंडर्ड कहता नहीं है, प्रूडेंस का नाम नहीं लेता, लेकिन पीछे हिकमत यही है उनकी। प्रूडेंस को मद्देनजर रखते हुए आप अमाउंट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लें, बट किस वैल्यू पे? इस वैल्यू पे जो मैंने आपको वैल्यू सिखाई है ये। ठीक है। अच्छा, फिर एक और मसला है। मसला क्या है? मसला ये है कि पैसे तो हमें मिले हैं बैंक में, हमें कितने पैसे मिले हैं? 200। अगर मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्रेडिट कर रहा हूँ 185, तो क्या बाकी मैं पी&एल में क्रेडिट कर दूं 15? क्या ख्याल है ना? क्वेश्चन पूछना चाहिए ना मैं स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, बाकी आप क्रेडिट कर दें रिजर्व्स में। बाकी कहाँ क्रेडिट कर दें? रिजर्व्स में। अब ये जो 15 के रिजर्व्स है ना, इनकी कोई मैथ नहीं बनती। ऑल्दो स्टैंडर्ड यही कहता है, ठीक है ना जी, बट इनकी कोई मैथ नहीं बनती। अगर आप मुझे पूछोगे कि ये 15 क्या सिग्निफाई करता है, मैं ये तो आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि ये 185 क्या सिग्निफाई करता है। दिस इज दिस फेयर वैल्यू ऑफ अ सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बट ये 15 क्या सिग्निफाई करता है? ठीक है, हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड अगेंस्ट हाउ मेनी डिबेंचर्स? सॉरी, नथिंग, इट सिग्निफाइज नथिंग। स्टैंडर्ड खुद भी मानता है। स्टैंडर्ड कहता है इसे रेजिडुअल इंटरेस्ट मेथड कहता है। ये 15 कुछ भी नहीं बताता, इसकी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज सिंपली अ बैलेंसिंग नंबर। इसको कहता है रेजिडुअल इंटरेस्ट मेथड। रिजर्व्स को कोई कैलकुलेट करना चाहे कि ये जो 15 है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 शेयर दे रहा हूँ, आज के दिन मैं शेयर की फेयर वैल्यू बनाऊँ, तो ये क्या 5% लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 10% कर लेंगे, 2% कर लेंगे? किन किन के लिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ? कोई कैलकुलेशन नहीं है जी इसके पीछे। बात समझ आ गई? इट्स सिंपली अ बैलेंसिंग नंबर। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। यहाँ पे रेजिडुअल इंटरेस्ट लेने की तुक क्या है? रेजिडुअल इंटरेस्ट लेने की तुक बड़ी सादी है। इसको ऐसे देखें, फर्ज करें दो गाड़ियाँ, ठीक है, और ये भी फ़र्ज़ कर लें कि ये तकरीबन हर एतबार से सिमिलर है। हावेवर ये वाली जो गाड़ी है ना, इसके टायर्स बहुत अच्छे हैं, लो प्रोफाइल टायर्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिम्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ये वाली जो गाड़ी है, इसके सादे वाले टायर हैं, और रिम भी फजूल से हैं कोई। ठीक है, बाकी हर एतबार से गाड़ियाँ सेम है। ठीक है, आप इस गाड़ी के लिए 3.2 मिलियन पे करते हो, ठीक है, और इस गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है वो है 3 मिलियन। ठीक, अब आपने टायर निकाल के बेचने नहीं है। ऐसे ही है ना, टायर कोई निकाल के बेचने तो नहीं है, आपने तो चलानी है गाड़ी, दोनों चलानी थी और चलानी थी, तो टायर होते हैं, टायर तो घूमते हैं उनका, और कोई खास काम तो नहीं होता, राइट? बट चूंकि उसके अंदर ये बेहतर वाले टायर थे और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छे टायर्स थे, तो आपने इसके लिए 3.2 मिलियन पे किया है। आप मुझे बताओ, आपने इन बेहतर टायर्स के लिए कितने पैसे इजाफी पे किए हैं? 0.2 मिलियन, हाँ या ना? राइट। इस एग्जाम्पल को कंपेयर करें हमारे इस टीएफसी से। हमने 200 मिलियन रिसीव किया है। अगर यही टीएफसी कन्वर्टिबिलिटी के फीचर के बगैर बेचे जाते तो लोग हमसे कितने के खरीदते? वो जल्दी से बताएं। 185 के। तो ये जो बाकी 15 मिलियन है, ये लोगों ने किस मद में दिए हैं, किस अट्रैक्शन को देख के दिए हैं? अब वो कन्वर्ट करें या ना करें, वो बात की बात है। मैंने टायर ऊपर में निकाल के गाड़ी में बेचने या नहीं बेचने, वो बात की बात है। कौन टायर निकाल के बेचता है गाड़ी के? राइट, कन्वर्टेबिलिटी फीचर की वजह से दिए हैं। तो ये जो 15 मिलियन मुझे कन्वर्टेबिलिटी फीचर के नाम पे मिले हैं, मैं इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्रेडिट नहीं कर सकता। ठीक है, वो कल को कन्वर्ट करे या ना करे, ये बात की बात है। हाउएवर चूंकि उस फीचर के नाम पे मिले हैं मुझे, इसलिए मुझे इसको रिजर्व्स में कन्वर्ट करना, रिजर्व्स में क्रेडिट करना चाहिए। ये उस अट्रैक्शन और उस होप के तहत मुझे मिले कि लोग समझते हैं कि अगर हमने कल को कन्वर्ट कर लिया तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा।
बात समझ आ रही है? ठीक है, कन्वर्ट करें या ना करें वो तो बात की बात है। बात समझ आई? इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि बैलेंसिंग नंबर जो है वो रिजर्व्स में क्रेडिट किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट जी। सो स्टेप 1 में जो एंट्री हुई है, अगर मैं सिर्फ वो एंट्री एक दफ़ा यहाँ लिख लूँ, स्टेप 1 में जो एंट्री हुई है वो हुई है बैंक डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, रिजर्व्स क्रेडिट, 200, 185, 15। नाउ स्टेप 1 के बाद बुनियादी तौर पे हमने अकाउंटिंग जो स्टेप 2 होता है वो ये होता है कि ये देखा जाता है कि कहीं कोई इशू कॉस्ट तो नहीं आई इस इंस्ट्रूमेंट के इशुएंस पे, राइट? तो स्टेप 2 में देखना ये होता है कि क्या कोई इशू कॉस्ट आई है। ये एग्ज़ाम क्वेश्चन है, तो एज इज़ यूजुअल विद एग्ज़ाम क्वेश्चंस ये गलत ड्राफ्ट हुआ है अनफॉर्चुनेटली। इशू कॉस्ट्स ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स या इशुएंस ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, कोई इशू कॉस्ट आई है। इन्होंने एग्जाम क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली इशू कॉस्ट को लिखा हुआ है कि ये इशुएंस ऑफ शेयर्स के ऊपर आई है। ऐसे ही है ना, अगर आप गौर करें? ऐसे ही है ना? देखा आप लोगों ने? इशू कॉस्ट ये कह रहे हैं कि ये इशुएंस ऑफ शेयर्स के ऊपर आई है। हालांकि आप उसको काट के कर दें कि ये इशुएंस ऑफ दीज डिबेंचर्स या ये जो भी हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं जो भी हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आप ये लिख लें कि ये इसकी इशुएंस के ऊपर ये इशू कॉस्ट आई है। ठीक है जी, बात समझ आ गई है? तो स्टेप 2 होता है आप इशू कॉस्ट्स देखते हैं कि इशू कॉस्ट कितनी इंकर हुई हैं। कितनी इंकर हुई हैं जी इशू कॉस्ट्स? ₹4 मिलियन इंकर हुई हैं। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इशू कॉस्ट्स को एलोकेट कर दें, आप बैंक क्रेडिट कर दें 4 मिलियन, एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स डेबिट कर दें। इन इशू कॉस्ट्स को आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स में रिकॉर्ड कर दें प्रो रेटा बेसिस पे। प्रो रेटा कैसे होगा? 4 इंटू 185/200 लाइबिलिटी में चला जाएगा एंड 4 इंटू 15/200 रिजर्व्स में चला जाएगा। बात समझ आ गई? बनाई जी, कितना बनता है प्रो रेटा जल्दी से? 3.7 एंड 0.3। ठीक है जी, वेरी गुड। 3.7 एंड 0.3 ये हमने एलोकेट कर दिया। ठीक है जी। सो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 होता है आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कर लें। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का जो पोर्शन है वो कैसे अकाउंट फॉर होगा, किस तरीके से अकाउंट फॉर होगा? लाइबिलिटी की 2 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, उसमें से कौन सी टाइप होगी? ये एमोटाइज्ड कॉस्ट होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही है, एमोटाइज्ड कॉस्ट होगी ये लाइबिलिटी ऑब्वियसली। उसकी वजह ये है कि हमने अल्टीमेटली इसको रिडेम्पशन तक कीप करना है ऐसे ही। और वैसे भी हमें पता है कि 99% जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होती हैं हमें मालूम है कि वो वैसे ही एमोटाइज्ड कॉस्ट होती हैं। ठीक है जी। सो क्विकली हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना बनेगा इसका? हमने इनिशियली ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड की 185 पे, फिर इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड की 3.7 की। आपको पता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट एमोटाइज्ड कॉस्ट को इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। जैसे एसिड को फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे, उस तरह लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। अगर आप में से किसी ने मेरे साथ फाइनेंशियल एसेट पढ़े हैं, एमोटाइज्ड कॉस्ट और लाइबिलिटी नहीं पढ़ी, तो जैसे एसिड को फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करते थे, उस तरह फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट एमोटाइज्ड कॉस्ट को करते हैं फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। ठीक है जी। सो 185 माइनस 3.7 इज हाउ मच? 181.3। बेहतरीन। तो इसकी अकाउंटिंग कर लेंगे, ईयर्स बना लेंगे, 3 ईयर्स हैं, 1 2 3। ओपनिंग बैलेंस बना लेंगे, वही नॉर्मल जो टेबल होता है एमोटाइज्ड कॉस्ट का 181.3।
इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा। किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट ऐड होगा जी, जल्दी से बताएं, किस परसेंटेज पे इंटरेस्ट ऐड होगा? ये सोचने के लिए हम ये देखेंगे कि ये 185 किस रेट पे कंप्यूट किया था, 11%। ऐसे ही है। तो अगर तो ये ओपनिंग बैलेंस 185 ही होता तो यहाँ रेट लगना चाहिए था 11%, बट ये ओपनिंग बैलेंस मज़ीद एडजस्ट हो गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, तो ये अब ये 11% मज़ीद बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना ओपनिंग बैलेंस कम होगा उतना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का और ओपनिंग बैलेंस का इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, नॉट इनडायरेक्ट, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, इन द सेंस कि जितना ओपनिंग बैलेंस घटता है उतना ही EIR बढ़ता है, और जितना ओपनिंग बैलेंस बढ़ता है उतना ही EIR घटता है। ऑब्वियसली ये सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, सो 11.8%। ठीक है, बैंक क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, सो 11.8% बताइए जी, मल्टीप्लाई करके बताते जाएं सारे सब लोग, जल्दी जल्दी से। 21.4, बैंक में कितने पैसे आएंगे, 16 हमें मालूम है। क्लोजिंग बैलेंस 186.7 जी, फिर 186.7, 21.22.0, ओके। क्लोजिंग बैलेंस 192.7, 192.7 और 23 कह देते हैं, चलें 23 कह देते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है तकरीबन 200। ठीक है, ये एक्चुअली हमने राउंडिंग की हुई है, 185 राउंडेड नंबर हमने लिखा हुआ है, इस वजह से ये प्रीसाइजली 200 नहीं बन रहा। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आना चाहिए, आपका बैलेंस आना चाहिए 200 का। जो आपने रिडेम्पशन प्रोसीड्स देनी है, कैश टू बी पेड इफ रिडीम्ड, इसको ऐसे लिखते हैं, कैश टू बी पेड इफ रिडीम्ड, जो भी आपने देनी है अगर वो रिडीम कराया जाता है तो उसके इक्वल यहाँ पे बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो आएगा। ज़ाहिर है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कंप्यूट ही ऐसे हुआ होगा कि यहाँ पे बैलेंस 200 बने। स्टेप 3 समझ आ गया जी। फाइनेंशियल लायबिलिटी एट एमोटाइज्ड कॉस्ट में इसकी क्या एंट्री होती थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। और ये जो 16 है इसकी क्या एंट्री होती थी, बिल्कुल ठीक है, जो 16 है इसकी क्या एंट्री होती थी, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। दैट्स, दीज आर द जर्नल्स। ठीक है, सो दीज आर द जर्नल्स दैट यू विल इनकॉर्पोरेट, और आपकी लायबिलिटी 200 पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। ठीक है, सो स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, और स्टेप 4 प्रैक्टिकली डू नथिंग स्टेप है। मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी की आपको अकाउंटिंग बता दी है, मैं रिजर्व्स की अकाउंटिंग आपको बताऊं, रिजर्व्स के साथ क्या होगा। सो रिजर्व्स का बैलेंस क्या है, रिजर्व्स का बैलेंस है 15 माइनस 0.3, 0.3 एलोकेट हुआ था ना उसे, ऐसे ही है, 15 माइनस 0.3, रिजर्व्स का बैलेंस क्या है, 14.7, ऐसे ही है। रिजर्व्स की क्या अकाउंटिंग होगी, जवाब है डू नथिंग। 3 साल तक ये अनचेंज्ड रहेंगे, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे इन दी बैलेंस शीट। ठीक है जी। फिर है स्टेप 5। स्टेप 5 है एंड ऑफ लाइफ पे क्या करेंगे, या तो ये रिडीम हो जाएगा या ये कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्स ऑफ द टू भी हो सकता है, वो भी ऐसा भी हो सकता है कि आधे लोग हैं हम रिडीम करना चाहते हैं और आधे लोग के हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट मोटा मोटा स्पीकिंग या ये कन्वर्ट हो सकता है या ये रिडीम हो सकता है। अगर ये रिडीम हो जाए, फर्ज करें, फिर क्या होता है देखिएगा, आप एंट्री करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट बैंक क्रेडिट 200 से, 200 ही देने हैं ना रिडेम्पशन पे, बोले। अच्छा, फिर रिजर्व्स डेबिट
रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, रिजर्व्स में एक अमाउंट पड़ी है ना 14.7 की, अब वो रिडंडेंट हो गई है, अब उसका कोई काम नहीं है, इररेलेवेंट हो गई है, ऐसे ही है ना, उसको आप उठा के रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दें, वो ताक़यामत रिजर्व्स में तो नहीं पड़ी रह सकती ना, ठीक है, समझ आ गई है, आसान है, ओके। अगर ये कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी को गायब कर दें, ख़त्म कर दें 200 से, आप रिजर्व्स को भी ख़त्म कर दें 14.7 से, ठीक है। आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दें, शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों, क्योंकि शेयर्स इशू हैं, शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करें पार वैल्यू पे, जो भी शेयर इशू हो रहे हैं उनकी पार वैल्यू पे। कैसे बनती है पार वैल्यू, आमतौर पे एक शेयर की पार वैल्यू क्या होती है, 10 रुपये, ऐसे ही है। कितने शेयर इशू हो रहे थे फी डिबेंचर, 25। कितने डिबेंचर्स थे इन इशू, 2 मिलियन, है ना, तो बनाए 10 इंटू 25 इज 250, 250 इंटू 2 इज 500 मिलियन रुपीज़, ठीक है, शेयर कैपिटल बन जाता है 500 मिलियन, ठीक। यहाँ तक जर्नल करने के बाद याद रखिएगा, अगर तो इसका जो बैलेंसिंग नंबर है, बैलेंसिंग नंबर वो डेबिट साइड पे बचता है, तो आप रिटेन अर्निंग में डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और ये रेयर होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है ना, ये क्वेश्चन इज़ नॉट प्रॉपरली, ऑनेस्टली स्पीकिंग सही अच्छा नहीं लिखा हुआ, बहुत ही फजूल सा लिखा हुआ है, इसमें गलतियाँ हैं काफ़ी सारी, बट दिस इज़ रेयर, रिटेन अर्निंग में इसका बैलेंसिंग निकलना इज़ रेयर, जनरली इसका बैलेंसिंग निकलेगा क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे अगर बैलेंसिंग इसका निकलता है सेंट्री का, तो कहाँ डालेंगे हम उसे, बोले, शेयर प्रीमियम में, एब्सोल्युटली, जब भी शेयर्स अबव पार वैल्यू शू होते हैं तो उन्हें कहाँ डाला जाता है, शेयर प्रीमियम में। इस सवाल में इसका डेबिट साइड पे बैलेंसिंग निकलता है, 214.7 माइनस 500 इज 285.3 है ना जी, सो 285.3 का बैलेंसिंग यहाँ निकलता है। अगर इसका बैलेंसिंग निकलता, इफ़, ये इफ़ है, अगर इसका बैलेंसिंग निकलता क्रेडिट साइड पे, तो ये बंडल चला जाता है शेयर प्रीमियम में। अंडरस्टूड जी, समझ आ गई, 5 स्टेप अप्रोच समझ आ गई। व्हाट इफ 50% ऑफ द होल्डर्स शेयर्स रिडीम कर लेते हैं और 50% ऑफ द होल्डर्स शेयर्स कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या करेंगे जी। ऐसा ही है कि दोनों एंट्रीज जो हैं, हम जो भी एंट्रीज बोर्ड पे लिखी हुई हैं वो 50-50% से कर देंगे, ठीक है। ये वाली जो एंट्री है ये भी 50% से हो जाएगी, मतलब आधा नंबर जो भी लिखा हुआ है इसमें से आधे नंबर पे ये एंट्री हो जाएगी, और ये दोनों एंट्रीज भी 50-50% पे हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग आपको समझ आ गई है। अब जो इसमें दो चीज़ें मैंने आपको मज़ीद करवानी है, ठीक है, एक थोड़ी लंबी है, एक बहुत छोटी है। पहली ये है, अगर डिबेंचर्स कंपल्सरीली कन्वर्टेबल हैं तो क्या करें, क्या है, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल है, यानी कि उनमें रिडेम्पशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर इनकी एबनॉर्मल कन्वर्जन हो जाए, एबनॉर्मल कन्वर्जन किसको कहते हैं, कि इनकी प्रॉपर ज़िंदगी 3 साल तक कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले पहले इनमें कन्वर्जन करवा दी गई, ठीक है, तो क्या करते हैं, बात समझ आ रही है। ये वाला पॉइंट बहुत ही आसान है, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, ठीक है। और ये मैं चाहूँगा कि मैं आपको यही जो मैंने क्वेश्चन कराया इसी की मदद से मैं ज़रा आपको कराऊँ। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं ब्लू इस्तेमाल करूँ ये करवाने के लिए। सो यहाँ पे क्या था हमारे इस क्वेश्चन में, जो अभी मैंने एग्जिस्टिंग आपको क्वेश्चन कराया है कि ये कन्वर्ट भी हो सकते थे और रिडीम भी हो सकते थे, ऐसे ही है। इस एग्जाम्पल में क्या होगा, कंपल्सरीली कन्वर्टेबल में, कि ये रिडीम नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि बाकी तमाम चीज़ें सेम हैं जो सवाल में हैं, बट ये कि इनमें रिडेम्पशन का कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें सिर्फ कन्वर्जन का ही ऑप्शन है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अच्छा जी, स्टैंडर्ड इसके बारे में भी अभी भी सेम बात ही कहता है। अच्छा, क्या कहता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कहता है आप इसको इसमें स्टिल फाइनेंशियल लाइबिलिटी को ही रिकॉर्ड करें और फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करें। हाउएवर
जब आप फेयर वैल्यू बना रहे होते हैं तो फिर आप 16 216 नहीं लेते, आप क्या लेंगे 16 और तीसरे में क्या लेंगे, तीसरे साल में क्या लेंगे, तीसरे साल में आप सिर्फ 16 लेंगे जी, तीसरे साल में अगेन सिर्फ 16 लेंगे। वजह क्या है, बहुत सिंपल है, तीनों सालों में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या पे करना है, इंटरेस्ट। 1.11 की पावर 1, 16 बाई 1.11 की पावर 2 एंड 16 बाई 1.11 की पावर 3, इसका सम क्या होता है 39। तो आपकी जो लाइबिलिटी रिकग्नाइज होगी या लाइबिलिटी पोर्शन रिकग्नाइज होगा वो कितने पे रिकग्नाइज होगा, 39 पे। बाकी सारा कहाँ चला जाएगा, रिजर्व्स में। ऐसे ही है, तो आप एंट्री करेंगे, आप बैंक में 200 रखेंगे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में 39 डालेंगे और रिजर्व्स में कितना डालेंगे 161। ठीक है, देयर इज स्टिल अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अगर आप गौर करें तो बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा जब ये नंबर्स बदल जाएंगे ना तो अकॉर्डिंगली फिर ये जो एलोकेशन है ये भी तो बदल जाएगी। अब रिजर्व्स को ज़्यादा एलोकेट होगा 0.8 एंड 3.2, समझ रहे हैं, रिजर्व्स की अमाउंट बढ़ी है तो रिजर्व्स को ज़्यादा एलोकेट होगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू क्या बनती है, ये फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाली, ये बनती है 39 माइनस 0.8, बनती है 38.2। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना बनता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, कितना बनता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 38.2। आप देख रहे हैं बाकी सारी मैथ वही चल रही है, बाकी प्रिंसिपल सारे वही चल रहे हैं, सिर्फ एक जगह फ़र्क पड़ा है, हमने 216 की जगह 16 लिया बस, बाकी आगे सारी मैथ वही फॉलो हुई है। गुड। अच्छा अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या करना होता है, आपने फाइनेंशियल लाइबिलिटी का टेबल बनाना होता है। यहाँ ले आता हूँ स्टेप 3, ये इसका स्टेप 3, स्टेप 1 मैंने करा दिया आपको, इसका स्टेप 2 भी करा दिया आपको। अब स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। स्टेप 3 में है ओपनिंग बैलेंस 38.2, बनाना होता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी का टेबल, ईयर 1 2 3, ओपनिंग बैलेंस 38.2, क्लोजिंग बैलेंस इस केस में आएगा एंड पे 0, बैंक में 16। ओके जी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 12.3%। ठीक है, ये आपको एग्जामिनर ने बता दिया। सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12.3%। ठीक है, जल्दी से बनाएं। 4.7, तो ये बन गया 38.2 और 42.9 और 26.9, नहीं बनता, चेक कर लें ज़रा जल्दी से। 26.9 पे जी, 26.9 पे 12.3%, 3.3, तो ये बन गया 30.2 और 14.2। ठीक है जी, 14.2 पे 12.3% बनता है 1.8, है ना, 1.8 ही बन गया ना, तो क्लोजिंग बैलेंस बन गया 0। ऐसे ही है। अब इस की क्या एंट्री होती है और इसकी क्या एंट्री होती है वो आपको पता है। ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। आपकी लाइबिलिटी क्लोजिंग हो जाती है 0। ठीक है, लाइबिलिटी जब क्लोजिंग 0 होती है, स्टेप 4 क्या था, कौन बताएगा मुझे। रिजर्व्स के साथ आप कुछ भी नहीं करते, रिजर्व्स के साथ आप डू नथिंग। ठीक है, सो 161 के रिजर्व्स थे, 161 में से कितना माइनस किया था मैं जल्दी से देख लेता हूँ, 3.2। 161 माइनस 3.2, उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट की थी, तो रिजर्व आ गए 157.8 के, है ना, और इनके साथ यू डू नथिंग। स्टेप 5 में क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं, सिर्फ कन्वर्जन हो सकती है, बिल्कुल।
आप क्या करेंगे, आप रिजर्व्स डेबिट करेंगे 157.8 से, आप शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे जितने से भी क्रेडिट होता है, ठीक है। अगर बैलेंसिंग डेबिट साइड पे निकलता है तो आप रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट कर देंगे, अगर बैलेंसिंग क्रेडिट साइड पे निकलता है तो आप कहाँ क्रेडिट कर देंगे, शेयर प्रीमियम में क्रेडिट कर देंगे। क्या ख्याल है? बहरहाल शेयर कैपिटल जो है वो पार वैल्यू पे क्रेडिट होगा। बात समझ आ गई या नहीं? चलिए जी, अब आगाज़ करते हैं हम सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको पढ़ाना है, एबनॉर्मल एंड ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। और उसके लिए मेरी गुजारिश है कि पहले तो आप यहाँ पे पॉज कीजिए और अपने नोट्स में जाइए पेज 52 पे। पेज 52 के एंड पर है और वो फिर आगे कंटिन्यू होती है पेज 53 पे। एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल का टाइटल यही है, नॉर्मल एंड ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उस एग्जाम्पल को ज़रा अच्छी तरीके से पहले यहाँ पे पॉज करके पढ़िए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला उस एग्जाम्पल की मदद से हम ये एबनॉर्मल एंड ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2018 पे एबीसी लिमिटेड ने कन्वर्टेबल टीएफसीज इशू किए हैं जिनकी वैल्यू 1000 मिलियन रुपए है, राइट। सो मैं जस्ट थोड़े से फैक्ट्स लिख लेता हूँ। 1 जनवरी 2018 पे ₹1000 मिलियन के टीएफसीज इशू किए गए, ठीक है। ये कन्वर्टेबल है। इनकी जो पार वैल्यू है वो ₹100 पर टीएफसी है, ₹100 पर टीएफसी। इसका मतलब है टोटल काउंट हुआ 10 मिलियन टीएफसीज का, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, फिर क्या है? कहता है कूपन रेट इज 8% और सिमिलर टीएफसीज जो नॉन कन्वर्टेबल हैं उन पे रेट 12% है। कहता है दीज टीएफसीज हैव अ टर्म ऑफ 3 years. After that period, they can either be converted at a ratio of 4 ordinary shares for each TFC or redeemed at ₹105 per TFC. अभी मैं और कुछ भी नहीं पढ़ता, सब चीज़ें छोड़ देता हूँ, नीचे वाली सारी बातें छोड़ देता हूँ। आप मुझे सिर्फ बताएं कि स्टेप वन के तहत जर्नल क्या किया जाएगा। अच्छा जी, सो अगर मैं समराइज़ करूँ क्विकली कि कैसे वर्कआउट करना था या कैसे कैलकुलेट करना था, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी पोर्शन है वो कैलकुलेट करना था फेयर वैल्यू पे, ठीक है जी। सो फाइनेंशियल लाइबिलिटी के लिए मैंने ये करना था कि मैंने जो भी इसके कैश फ्लोज बनते हैं उनकी फेयर वैल्यू लेनी थी। अगर मैं कैश फ्लोज को क्विकली देखने की कोशिश करूँ तो मेरा कूपन रेट चूँकि है 8%, 1000 मिलियन पे 8% इस 80 मिलियन, 80 मिलियन, और आखिरी साल में 1050 मिलियन पे इन्होंने रिडीम होना है, ठीक है। तो मेरा जो कैश फ्लोज हैं वो बनती हैं पहले साल की 80 मिलियन, फिर दूसरे साल की 80 मिलियन और तीसरे साल की 1130 मिलियन। ऐसी है ना, 3 ईयर्स की लाइफ है ना इनकी। तो मैं ऐसे कर लूँ 1.12, इसे कर लूँ 1.12 स्क्वायर, इसे कर लूँ 1.12 क्यूब। सो 939 या 940 इज़ अराउंडिंग थिंग, मैं नहीं इसमें नहीं फ़र्क समझता। और 60 विल बी बैलेंसिंग नंबर, तो 1000 जो है इसकी ये स्प्लिट हो जाएगा। हाँ जी, इशू कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई आई थी इनकी इशुएंस पे, इन टीएफसीज की इशुएंस पे? मेरा ख्याल है नन, इस सवाल में नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 2 इस सवाल में नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या होता है जी? जल्दी से बताएं जब स्टेप 3 क्या होता है। एमोटाइज कॉस्ट पे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एमोटाइज कॉस्ट पे करते हैं। सो ओपनिंग बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस है 940, इंटरेस्ट है 12%। उसकी वजह ये है कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो थी नहीं जिसकी वजह से परसेंटेज चेंज होती। बैंक है 80, 80, 80, ऐसे ही है ना। और क्लोजिंग बैलेंस है, बनाना शुरू करें ज़रा जल्दी से। हाँ जी, क्या बना रहे हैं? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, इंटरेस्ट बनता है 113, क्लोजिंग बैलेंस बनेगा 1053 और 973, 973 और इंटरेस्ट 117, तो ये बन जाएगा 1090 और 1010।
1010, ओके गुड। अच्छा फिर 1010 में ऐड कर लेते हैं हम 120, तो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 1050। ठीक है, इस पोर्शन की क्या एंट्री होती है ये आपको पता है, इस पोर्शन की क्या एंट्री होती है आपको पता है, ऐसे ही है। तो अगर तो ये नॉर्मल सवाल होता तो हम ये स्टेप 3 परफॉर्म करते, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आपको पता है रिजर्व्स के साथ कुछ नहीं करना होता, और स्टेप 5 में क्या एंट्री करते हैं मेरे ख्याल आपको पता है। तो मैंने हल्की सी आपकी एक प्रैक्टिस मजीद करवा दी है कि एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के सवाल में 5 स्टेप प्रोसेस क्या होता है। गुड, अब ज़रा हम आते हैं इस सवाल की तरफ, क्योंकि इसमें ना ये इस तरह से नॉर्मल तरीके से ये चला नहीं है जैसे हमने इसको चलाया है। कहता क्या है, कहता है शो अकाउंटिंग एंट्रीज, नीचे से पढ़ रहा हूँ, शो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 2018 in each of the independent scenarios below। क्या, assuming that on 31st December 2018, यानी कि 31st December 2018 कब है, कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे है ना 973 जहाँ पे बैलेंस है। कहता है ये ऐसे तो आगे तो गया ही नहीं भाई, ये तो यहीं पे इसके साथ कुछ हो गया। अच्छा क्या हो गया, चेक कर लेते हैं। कहता है 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, 3 अलग अलग सिनेरियोज हैं। बारी बारी सिनेरियो पढ़ते हैं। पहले सिनेरियो में क्या है, कहता है एबीसी अलाउड द होल्डर्स टू अर्ली कन्वर्ट द टीएफसीज एट द ओरिजिनली एग्रीड रेशो एंड ऑल टीएफसीज वर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट दैट डेट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹10 million वर इंकर्ड ऑन द कन्वर्जन। बात समझ आ गई? उर्दू करने की जरूरत तो नहीं है ना। दूसरा क्या कहते हैं, कहते हैं एबीसी रीपरचेज द बॉन्ड्स, यानी कि उसने वापस ले लिए उनसे बॉन्ड्स, उनको पैसे दे दिए एट ₹110 पर बॉन्ड, एंड ऑल बॉन्ड होल्डर्स सोल्ड बैक देयर बॉन्ड्स एट दैट डेट। उन्होंने बॉन्ड्स वापस कर दिए, इन अदर वर्ड्स रिडीम कर दिए उसने बॉन्ड्स, ठीक है, और जल्दी रिडीम कर दिए टाइम से। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹20 million वर इंकर्ड फॉर द रीपरचेज। अच्छा जी, फिर कहते हैं नंबर 3, एबीसी इंड्यूस्ड अर्ली कन्वर्जन बाय अलाउइंग द होल्डर्स टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स at the ratio of 5 ordinary shares for each bond. All bonds were converted into ordinary shares at that date. Transaction costs of 15 million were incurred on the conversion. ठीक है, तो उसने कहा पहले और तीसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं बॉन्ड, पहले में भी कन्वर्ट हो रहे हैं और तीसरे में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन पहले और तीसरे में फर्क क्या है? एक में ओरिजिनल रेशो पे हो रहे हैं और एक में चेंज्ड रेशो पे हो रहे हैं, ऐसे ही है ना? क्या ख्याल है ना? अच्छा जी, मैं अब ज़रा स्टैंडर्ड के मुताबिक, और IS 32 में ये थोड़ा सा बेहंगम किस्म का लिखा हुआ है क्योंकि IS 32 पुराना लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। हाउएवर मैं थोड़ा सा बेहतर तरतीब से मैं आपको बताता हूँ कि एबनॉर्मल जो एंड होता है ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें क्या क्या हो सकता है। मैं ज़रा एक टेबल बना के देता हूँ आपको, एक चार्ट बना के देता हूँ। उसमें पहले तो ये है कि दो में से एक चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो अर्ली रिडीम हो सकते हैं या वो अर्ली कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या ख्याल है? या तो वो अर्ली रिडीम हो सकते हैं या वो अर्ली कन्वर्ट हो सकते हैं ज़िंदगी का ख़त्म होने से पहले। अगर वो रिडीम होते हैं, ठीक है, तो दो में से एक बात हो सकती है, या वो फेयर वैल्यू पे रिडीम हो सकते हैं या वो अदर देन फेयर वैल्यू किसी और चीज़ पे रिडीम हो सकते हैं, किसी और वैल्यू पे रिडीम हो सकते हैं। क्या ख्याल है? और अगर वो कन्वर्ट होते हैं अर्ली, तो दो में से एक बात हो सकती है, या तो वो ओरिजिनल रेशो जो स्पेसिफाइड थी एग्रीमेंट में उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं, या वो किसी अदर रेशो पे कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे ही हो सकता है ना। यही चार अल्टीमेट सिनेरियोज बन सकते हैं। आपने मुझे क्विकली सवाल रीड करके बताना है कि आपके पार्ट्स ए बी और सी कहाँ फॉल करते हैं, ठीक है। और आप जो नीचे नोट दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करेंगे टू कंप्लीट दिस इवेल्युएशन। जल्दी से ज़रा चेक करें, इस वाले में जिसको मैंने टिक लगाया इसमें कौन सा फॉल करता है बताएं? बी, ओके गुड।
ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें कोई फॉल करता है? अच्छा, इसमें सही कह रहे हैं, इसमें कोई भी फॉल नहीं करता। ठीक है, ये वाला इसमें कोई फॉल करता है? यस, ए। और इसमें कोई फॉल करता है? यस, सी। राइट। तो हमने हमारे जो 3 सिनेरियोज हैं वो हमने फॉल करवा लिए कि ये इनमें से किस सिनेरियो में या किस एरिया में फॉल करते हैं। ठीक है, इस स्लाइड पे थोड़ी देर में हम वापस आएंगे जब हम अकाउंटिंग थोड़ी सी इसकी कंप्लीट कर लेंगे या समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले पार्ट ए की अकाउंटिंग करने की कोशिश करते हैं कि पार्ट ए में क्या हो रहा है। ठीक है, और पार्ट ए आपने देख लिया वो स्लाइड में कहाँ फॉल कर रहा था। ठीक है, पार्ट ए में मैंने बेसिकली जो लाइबिलिटी एंड जो रिजर्व उस डेट पे आ रहे हैं, एंड ऑफ 2018 पे आ रहे हैं, उन दोनों को ख़त्म कर देना है। ऐसा है या नहीं? क्योंकि मैंने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया ना, या टीएफसीज हैं जो भी हैं, ये इनको कन्वर्ट कर दिया, तो दे आर नाउ नो मोर। हाँ या ना? राइट। तो मुझे फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज वेल एज रिजर्व्स, इनका जो भी बैलेंस बनता है ईयर 1 के एंड पे वो मुझे बताएं। मैंने उन दोनों को ख़त्म कर देना है। 973 फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। और रिजर्व्स का बैलेंस कितना है? 60, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने ये करना है कि मैंने शेयर कैपिटल एंड डिपेंडिंग ऑन के शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर लेनी है साथ। ठीक है, आप मुझे जल्दी से बताएं कि जो मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। जो मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं आज के दिन, आज के दिन से मुराद एंड ऑफ 2018 पे, ठीक है, टुडे या डेट ऑफ कन्वर्जन पे, शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 27, बिल्कुल ठीक है। कितने शेयर्स इशू कर रहा हूं मैं एक के अगेंस्ट? 4। 1 डिबेंचर के अगेंस्ट कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 4। और कितने मिलियन डिबेंचर हैं? 10 मिलियन। तो कितना बनता है? 1080 बन जाएगा, है ना? तो मैं जो टोटल वैल्यू क्रेडिट करूंगा वो करूंगा मार्केट वैल्यू पे, 10,080। 10,080 कैसे क्रेडिट होगी जरा देखिएगा। 10,080 का स्प्लिट ये होगा कि पार वैल्यू बनती है 400, हाँ या ना? एंड सरप्लस बनता है इसके ऊपर जो वैल्यू है वो बनती है 680, हाँ या ना? ऐसी है ना? तो करेंगे क्या, शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे 400, और बाकी कहाँ डाल देंगे? कहाँ डलता होता है? शेयर प्रीमियम में, जो भी सरप्लस, जो आप जिस सरप्लस पे आपने इशू किया है वो डलता है शेयर प्रीमियम में, 680। आप देख रहे हैं मैंने इक्विटी कितने से क्रेडिट किया है? मैंने क्रेडिट किया है 10,080 से। 10,080 से यहाँ पे क्रेडिट करने की लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ी सिंपल है। शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स ने खुद तो नहीं मुझे कहा था कि यार आप आएँ और आज मुझे कन्वर्ट करवा दें, नहीं कहा था ना। मुझे खुद शौक था ना कन्वर्ट करवाने का, ऐसा है या नहीं? राइट। जब मैंने कन्वर्ट कराया तो हाउ मच गेन और लॉस डिड आई मेक? ठीक है, ये कैसे असेस किया जा सकता है? ये असेस किया जा सकता है दो चीज़ों को कंपेयर करके, देखिएगा बड़ी बड़ी गौर से। व्हाट आई गेव वर्सेस कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी प्लस रिजर्व्स, हाँ या ना? जी, सो व्हाट आई गेव वर्सेस कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी प्लस रिजर्व्स। फाइनेंशियल लाइबिलिटी की कैरिंग क्या है? 973। रिजर्व्स की कैरिंग अमाउंट क्या है? 60।
तो मेरी बैलेंस शीट में जो टोटल नंबर आ रहा था वो आ रहा था 1033 का, ऐसे ही है। व्हाट आई गेव, उसके अगेंस्ट मैंने दिया उनको क्या, मैंने 1080 की मालियत की चीजें दे दी। तो ये जो मुझे बहुत शौक हो रहा था जल्दी कन्वर्जन करवाने का, इस वजह से मैंने कितना नुकसान अपना कर लिया, कितना लॉस अपना कर लिया, 47 का। बात समझ रहे हैं? और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी हमने डेबिट करना है नंबर, वो एग्जैक्टली 47 का ही है, ऊपर वाली एंट्री में देख रहे हैं। ये लॉजिक है या ये तुक है, जिस वजह से यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम जो हैं वो क्रेडिट किए जाते हैं एट देयर मार्केट वैल्यू एज पर IAS 32। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन, और मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ऑल्दो मैं इसका जवाब तो ऑब्वियसली आप लोगों को बताऊंगा, बट ये मैं आप लोगों से पूछता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग 47 का निकलता है और अभी किसी ने लिखना नहीं है, उसको मैं कहाँ बुक करूँ, P&L में बुक करूँ या रिटेन अर्निंग में बुक करूँ? इन अदर वर्ड्स, क्या ये जो लॉस मुझे आया है ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी को ख़त्म करने पे आया है या रिजर्व्स को ख़त्म करने पे आया है? रिजर्व से रिलेटेड अगर कोई लॉस होगा तो वो रिटेन अर्निंग में जाएगा, अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी से कोई रिलेटेड लॉस होगा तो वो P&L में जाएगा। जिन जिन ने जवाब दिया है दोनों में, यानी कि प्रो रेटा, वो ठीक जवाब है जी। इसका सही जवाब यही है कि ये दोनों में रिकॉर्ड होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। हावेवर प्रोपोर्शनेट कैसे करना है, स्टैंडर्ड ने इसकी एक कैलकुलेशन स्पेसिफिकली बताई है। ठीक है, आइए वो मैं कैलकुलेशन आपको सिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कितना P&L में बुक करना है और कितना रिटेन अर्निंग में बुक करना है। प्लीज़ आइए कैलकुलेशन सीख लीजिए जी। स्टैंडर्ड कहता है आप सबसे पहले बनाइए टोटल प्रोसीड्स जो आप पे कर रहे हैं, जो आप इशू कर रहे हैं टू योर बॉन्ड या TFC होल्डर्स, उसकी वैल्यू है 1080। कहाँ बनाई मैंने 1080? मैंने पिछली स्लाइड पे 1080 बनाया था। ये टोटल प्रोसीड्स, ठीक। फिर स्टैंडर्ड कहता है आप टोटल प्रोसीड्स को एलोकेट कीजिए बिटवीन फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड इक्विटी, या नॉट इक्विटी, यहाँ रिजर्व्स ही लिखना चाहिए मुझे पहले क्योंकि मैंने रिजर्व्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिटवीन फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स। अच्छा जी, 1080 को कैसे एलोकेट करेंगे? 1080 को स्टैंडर्ड कहता है उसी तरह एलोकेट करें जैसे एज इफ दी कंपाउंड, या एज इफ नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए इन द सेम वे as allocation is done on initial recognition of compound financial instruments। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होनी शुरू हो जाएंगी, सो आपने थोड़ा सा फोकस करना है प्लीज़। मुझे बताइए इनिशियल रिकग्निशन, जिसको मैं स्टेप 1 कहता हूँ, वहाँ पे एलोकेशन कैसे होती है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी को क्या दिया जाता है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कितना एलोकेट किया जाता है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी में फेयर वैल्यू, PV नहीं जी, फेयर वैल्यू ऑफ सिमिलर, पता नहीं आप लोग क्यों भूल जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड की जाती है। कल बताया यार अभी ये, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसके लिए नोट के अंदर एक इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, मार्केट रेट, उसको ज़रा देखना ज़रूरी है प्लीज़।
956। सिंपल, एग्जैक्टली वही लॉजिक फॉलो की है जो स्टेप 1 में की थी। ये आपके सामने है यहाँ स्टेप 1, ये आप लोगों ने बनवाया था मुझे। ये आपने कहा था जी जो फ्यूचर की कैश फ्लोज हैं उसे मार्केट रेट पे डिस्काउंट कर दो। आज के दिन फ्यूचर की कैश फ्लो सिर्फ ये दो हैं और मार्केट रेट 12% नहीं है, मार्केट रेट 13% है, तो मैंने उसको डिस्काउंट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। मतलब कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाई मैंने इसमें, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस्काउंट कर रहा हूं और मैं फेयर वैल्यू बना रहा हूं। ये फेयर वैल्यू एलोकेट कर दी जाएगी लाइबिलिटी को 956। रिजर्व्स क्या होंगे एज यूजुअल, रिजर्व्स क्या होंगे एज यूजुअल, बैलेंसिंग 124। ठीक, इस प्रोसीड्स को कंपेयर किया जाएगा कैरिंग अमाउंट के साथ। कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी की थी 972 या 973, 973, 973 और रिजर्व्स की थी 60, जिसका टोटल बनता था 1033, है ना। अब इनको कंपेयर करने का वक्त आ गया। अगर मैं देखूं, मैं गेन को पॉजिटिव रखूंगा और लॉस को नेगेटिव रखूंगा जी। अगर मैं देखूं कि मुझे टोटल में क्या हुआ है, तो टोटल में 47 का लॉस हुआ है। आप सब ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाँ या ना। 1033 माइनस 1080 इज अ 47 का लॉस, यही बताया ना आप सब ने मुझे, हाँ या ना। 1033 की चीज के अगेंस्ट आपने मुझे कहा जी 1080 रुपीज आपने दिया, आपने गलत किया, है ना। हाउएवर इसका स्प्लिट कुछ ऐसे है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी में मुझे 17 का गेन हुआ है। कैसे, मैंने 973 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट 956 पे किए हैं, जबकि रिजर्व्स में मुझे 64 का लॉस हुआ है। कैसे, मैंने 60 के रिजर्व्स के अगेंस्ट 124 पे किए हैं। बात समझ आई। अब यू मे डिफर टू दिस लॉजिक अप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड, कि ये जो एलोकेशन वो करवाता है 1080 की, इससे आप डिफर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एलोकेशन कंसेप्चुअली ठीक है, इन द सेंस कि जैसे डे 1 पे एलोकेशन की जाती है वैसे ही अपॉन एबनॉर्मल कन्वर्जन भी एलोकेशन की जाती है। बात समझ आ गई। लिहाजा होगा क्या, होगा ये कि इस 47 को जो मैंने कहा था ना दोनों में बुक करना है, इसको कैसे बुक किया जाएगा, पीएनएल में एक गेन बुक किया जाएगा 17 का और रिटेन अर्निंग में एक लॉस बुक किया जाएगा 64 का और एंट्री बैलेंस हो जाएगी। चेक किया 47 को कैसे बाइफरकेट किया। पार वैल्यू 400 ऐसे आई है जी कि 10 रुपए पार वैल्यू होती है शेयर्स की, 4 शेयर फी बॉन्ड इशू हो रहे हैं और 10 मिलियन बॉन्ड थे। तो अगर आप इसका मैथमेटिक्स ही करेंगे तो ये 400 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि मार्केट रेट 12 से 13% कैसे हो गया जी। तो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो मार्केट में बदलते रहते हैं, ठीक है जी। लिहाजा जो ये 12 से 13% हुआ है, ये इसी वजह से हुआ होगा, मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बदलते रहते हैं और वो लिंक्ड होते हैं स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट से जनरली। ठीक है, इससे भी लिंक्ड हो सकते हैं और दूसरा स्प्रेड भी बदल सकता है। ये अगेन बीएफडी का सब्जेक्ट मैटर है। स्प्रेड ऐसे बदलता है कि अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाए तो आपका स्प्रेड बढ़ जाता है, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाए तो आपका स्प्रेड कम हो जाता है। स्प्रेड से मुराद होती है काइबोर के ऑन टॉप कितने परसेंट पे आपको कर्जा मिलता है, यानी कि काइबोर प्लस 1% पे अगर आपको कर्जा मिलता है तो स्प्रेड होता है आपका 1%। ये स्प्रेड डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट रेटिंग पे जनरली, मतलब जो सबसे डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है ना जो डिसाइड करता है, ये आपकी क्रेडिट रेटिंग होती है जो स्प्रेड को डिसाइड करती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, सो यहाँ पे जो ये ए पार्ट है इसमें एक जर्नल तो ये है, दूसरा भी एक छोटा सा जर्नल है, वो छोटा सा वो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। ये ए पार्ट ये भी करा रहा हूँ मैं आपको। दूसरा छोटा सा जर्नल क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आई है जी इस कन्वर्जन के ऊपर,
10 मिलियन की। इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी आप इसी तरह P&L एंड रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट करोगे, ठीक है। अगेन किस स्प्लिट पे? इसी स्प्लिट पे, ये जो लेटेस्ट स्प्लिट नहीं बनाया आपने 956 एंड 124 वाला, ठीक है जी, इसी स्प्लिट में आप कर दोगे। सो 10 इंटू 956 बाई 1080 एंड 10 इंटू 124 बाई 1080, ठीक है। ये समझ आ गया, पार्ट ए समझ आ गया आपको। क्लियर है पार्ट ए? गुड। अब मैं ज़रा जो हमारी ये समरी स्लाइड है ना, इसके ऊपर जाता हूँ ना जी, इस पे जाता हूँ और यहाँ पे ज़रा मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ। यहाँ पे मैं ज़रा इसका साइनॉप्सिस लिखने लगा हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने कंप्यूट कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स एट डेट ऑफ कन्वर्जन, सबसे पहले ये काम किया, ऐसे ही है। उस दिन उनकी कैरिंग अमाउंट बनाई, फिर डी रिकग्नाइज फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स, ख़त्म कर दिया उन्हें। फिर रिकॉर्ड शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम एट फेयर वैल्यू, ठीक है। फॉर स्प्लिट ऑफ gain slash loss between retained earnings and P&L, use the same logic as step 1 split। जैसे स्टेप 1 में आप स्प्लिट करते हो, जो आपको नॉर्मल स्टेप 1 याद है मेरा ख्याल है सबको, वही लॉजिक यहाँ इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है ना?